उसमें हमारे पास ओरल मिकोजा भी इन्वॉल्व हो सकता है और स्किन भी, मगर प्रीडोमिनेंटली ओरल मिकोजा इन्वॉल्व। 60% जो सिम्टम्स आएंगे ना पहले ओरल मिकोजा के अंदर आएंगे, तभी आपके पास पेशेंट आएगा। ये आपके पास पहले डेंटिस्ट के पास क्यों आ रहा है भाई, ये तो स्किन का डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो, तो डेंटिस्ट के पास इस तरह की चीज़ें ज़रूर रिपोर्ट होती हैं जो को म्यूकोकुटेनियस रिलेटेड होती हैं, और अगर आपने उनको पहले पढ़ लिया तो हो सकता है कि आप उसको गाइड कर सको पेशेंट को कि भाई आप, आपने हमें तो दिखा दी, हम जो कर रहे हैं, मगर आप एक काम करें, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है। तो ये देखो, ये है ओरल मेडिसिन का फ़ायदा। इस सब्जेक्ट का फ़ायदा यही है कि आपने कंजर्वेटिवली डील करते हुए अपने पेशेंट को गाइड करना है, ठीक है ना। तो उसको सिस्टमिक रिलेटेड चीज़ें हो रही होंगी और उसका इफेक्ट ओरल कैविटी में भी आता है, उन चीज़ों का इफेक्ट ओरल कैविटी में आता है, तो आप यू आर द वन जिनके पास वो रिपोर्ट होंगे, तो आपने अच्छे से उनको देखना है, समझना है, उनको गाइड करना है। तो क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर जब हम आते हैं पेम्फिगस के, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर 60% केसेस ओरल लीजन आर द फर्स्ट साइन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6% केसेस में सबसे पहले अगर जो वेसिकल बुला बनेगा मुंह के अंदर बनेगा भाई, वो स्किन पे नहीं आएगा, मगर पैम्फिगा वल्गैरिस में मुंह में बनेगा। म्यूकोजा वैसे ही बहुत हमारा फ्रेजाइल होता है, तो यहाँ पर जो भी बुला बनेंगे बड़े थिन वॉल्ड होंगे। हमारी स्किन पे बुला बनता है ना, वो थोड़ा टॉट होता है, फिर अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म की एपिथेलियम की लेयर्स ज़्यादा दी हुई हैं, टॉटनेस होती है। म्यूकोजा के अंदर लेयर्स कम होती हैं, फ्रेजाइल होता है, तो थिन वॉल्ड बुला बनेगा, ठीक है ना, थिन वॉल्ड चीज़ें बनेंगी। लीजन टेंड टू रप्चर इजली ना। बेटा एक मिनट ज़रा मुझे वो करना। तो थिन वॉल्ड बुलाव बनते हैं इसके अंदर, और जो थिन वॉल्ड हमारे मुंह में कभी भी छाला होता है, आपने खुद बताया कि व्हेन एवर यू ईट समथिंग स्पाइसी और हॉट, आपके पैलेट रीजन के ऊपर एक छाला सा बनता है, मगर दैट टेंड्स टू रप्चर इजीली। तो यहाँ पर भी जो भी छाले बनेंगे वो ऐसा नहीं है, आपके बहुत ही मतलब रेयर होगा कि आपको इस तरह की चीज़ मिल जाए कि मुंह में छाला नज़र आ जाए, वो फट ही जाते हैं, तो दे रप्चर ही हो जाते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, हम अल्सरेशन आपको डॉक्टर मरियम पढ़ा रही हैं, तो अल्सरेशन समझ में आ रहा है। अल्सरेशन की हम जब भी हम अल्सर्स पढ़ते हैं ना, तो हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई उसकी फ्लोर कैसा होगा, उसके मार्जिन कैसे होंगे, उसकी बेस कैसी होगी, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अल्सर से रिलेटेड आपको बताती है कि ये अल्सर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस अल्सर की ना यहाँ पर जो बनेगी ना एरोजन, उसका एक डिफरेंट होता है। ये सुपरफिशियली इसके रैग एरोजन, ये रैग का मतलब पता है क्या होता है, एनीवन? रैग, अनइवन, ठीक है ना। रैग का मतलब क्या होता है भाई, अनइवन सर्फेसिस, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगी इसके अंदर, हमें पता है कि जब भी बुला बनता है, जब वो रबर होता है, तो देयर इज विल बी सोरनेस होगी, और जब भी सोरनेस होगी तो आप कोई भी चीज़ खाओगे और वो अगर छाले से लगेगी तो आपको क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है भाई। तो डिफ़िकल्टी इन ईटिंग कॉमन सा, सोरनेस की वजह से डिफ़िकल्टी होती है हमेशा, ये याद रखना। सोरनेस की वजह से जब भी आपके पेशेंट आपके मुंह में कंप्लेन के साथ आएगा, भाई मुझे अल्सरेशन हुई है, या आपके कोई मुंह के अंदर कोई लीजन सा हुआ हुआ है, या कोई भी
क्या कह लो कि आपको ट्रॉमेटिक कोई चीज़ हुई है तो उनको सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है कि भाई इसको सोमनेस होता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से डिफिकल्ट होती है खाने पीने में, क्योंकि जैसी कोई चीज़ टकराएगी उसके साथ पेन होगा। कॉमनेस्ट साइट पैम्फिगस की जो है ओरल कैविटी की, इट इज़ बक्कल म्यूकोजा, फिर उसके बाद पैलेट, फिर उसके बाद जिलेबा, ठीक है ना। तो बक्कल म्यूकोजा के ऊपर आपको यूजली एरोसिव लीजन्स नजर आएंगे। अच्छा, ये स्लाइड है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था कुछ इस तरह की चीज़ है कोई हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, मगर मुझे मिल नहीं पाई। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट करें स्लाइड के ऊपर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और किस तरीके से ये बक्कल म्यूकोजा का एरिया है और उस पर जो एरोसिव लीजन है, और आप देखो कितना इरेगुलर टाइप का है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि सर्कमस्क्राइब्ड हो, गोल्स हो, ओवल्स हो, जो अलग से नज़र आ रहा हो। रैग मार्जिन ये कहलाते हैं, रैग मार्जिन, ठीक है ना। कुछ ऐसा नजर आएगा जैसे वर्ल्ड मैप पे आप तो चीजें बनी हुई होती है ना, कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए होते हैं, इस तरह की चीज नजर आती है। सबको समझ में आ रहा है? ये एक और क्लिनिकल स्लाइड है, इसको अगर आप समझो तो इसको जो वेस्टिबुलर रीजन है, वेस्टिब्यूल पूरा जो आपके लिप का जो एरिया है उसके ऊपर आपको इरोसिव टाइप के और ये क्रस्टेड लीजन नज़र आ रहा है, जो कि बन जाते हैं यूजली कि हमारे जहाँ पर भी इस तरह के ज़ख्म होते हैं वहाँ पर जब सीरम निकलता है तो दैट टू बिकम क्रस्टेड, ठीक है ना। ये एक प्रोटीनिशियस फ्लूइड होता है जो क्रस्टिंग शो करता है। ये देखो, ये एंगल ऑफ द माउथ की भी ये अच्छी सी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर थी जिसके अंदर हमें एंगल के ऊपर और बकल म्यूकोजा के ऊपर किस तरीके से हमें लीजन नज़र आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो, तो हर लीजन को आप नहीं बोल सकते कि भाई ये वेजिकुलर बुलस है, ठीक है ना। वेजिकुलर बुलस की प्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी अलग सी होगी, दिखेगी आपको ना, पेशेंट बड़ा एग्नी में होगा और बड़ा परेशान होता है पेशेंट, डिस्कम्फर्ट के साथ आएगा। अगर लेट आया है आपके पास, लेट प्रेजेंट है, तो उससे खाया पिया नहीं जा रहा होगा, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा होगा, बड़ा बड़ा मसला होता है, ठीक है। हाँ, तो हमने बताया कि पेम्फिगस वल्गारिस जो होता है ना, उसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो है ओरल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट करता है, मगर ऐसा नहीं कि ओरल प्रेजेंट कर रहा हो, स्किन के ऊपर भी आएंगे। जब स्किन पर आते हैं ना, तो यहाँ बनते हैं फ्लैसिड ब्लिस्टर्स विद क्लियर फ्लूइड दैट अराइज ऑन अ हेल्दी स्किन। यहाँ पर आपको ना ब्लिस्टर्स बने हुए फॉर्म हुए नजर आएंगे, ठीक है। अनलाइकली ओरल म्यूकोजा में वहाँ पर रखे हो जाते हैं ब्लिस्टर्स, यहाँ पर बाकायदा बने हुए नजर आएंगे। और ये ब्लिस्टर्स छोटे छोटे होते हैं, ये जब फटते हैं, ये जब रप्चर होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलके दे कोलीज विद ईच अदर, और ये बड़ा सा इरिथमेटस डिन्यूडेड सरफेस बना देते हैं ना, एक बड़ा जख्म बना देंगे, एक बड़ा सा छाला बना देंगे। तो आप सोचो, हमें हल्का फुल्का सा अगर हमारे पाँव के अंदर एंकल के ऊपर छाला हो जाए या हमारे पैलेट पे छाला हो जाए और पूरी बॉडी के ऊपर अगर इस तरीके से ये डिन्यूडेड स्किन हो, तो वो कितना एगनी में होता है पेशेंट, कितने डिस्कम्फर्ट में होता है ना। करेक्टरिस्टिक साइन जो कि आप लोगों ने पहले ही बताया था, इसमें एक निकोल स्किन के ऊपर स्पेशली, हमें ना ओरल कैविटी के अंदर बुला बनना मुश्किल है, ठीक है ना, मगर जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन तो उसमें ना निकोलस्की साइन पॉजिटिव है। अब निकोलस्की साइन होता क्या है, एनीवन? निकोलस्की साइन क्या होता है भाई, कोई बताएगा? रप्चर होते ही सराउंडिंग को इन्वॉल्व करती जाती है। नहीं नहीं नहीं, देखो निहाल, बता तो तुम ठीक रही हो मगर थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। होता ये है कि हमने पहले ही बताया कि आप कैसे कंफर्म करोगे, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना, और ये उस सूरत में मिलेगी आपको जब आपका आपके पेशेंट की स्किन भी इन्वॉल्व हो रही होगी ना। तो आपने क्या करना होता है, आपने थंब से ना प्रेशर, एक एक फ्रिक्शनल प्रेशर जनरेट करते हो अपनी स्किन के ऊपर, और जैसे ही आप जनरेट करोगे ना तो वहाँ पर आप नॉर्मली करो तो क्या वहाँ पर बन जाएगा, छाला बनेगा। आप अपनी स्किन को रगड़ो हल्का सा अपने अंगूठे से या अपनी फिंगर के प्रेशर से, तो क्या वहाँ पर छाला बनना चाहिए, छाला बनेगा? एग्जैक्टली exactly. नहीं बनेगा ना, इसी वजह से नहीं बनेगा क्योंकि आपकी स्किन और आपकी सारी चीज़ें सब बिल्कुल ठीक है, मगर व्हेन इट कम्स टू पैम्फिगस वल्गारिस के पेशेंट के अंदर इसमें आप जैसे ही स्किन को आप अगेंस्ट उसको रब करोगे ना विद योर फिंगर और विद योर थंब, तो क्या होगा, एक
एक ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, एक एकदम से छाला बनाएगा। तो दिस साइन इज नोन एज पॉजिटिव निकोल्स्की साइन। ये कहलाता है पॉजिटिव निकोल्स्की साइन, क्योंकि ये एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने इसको कई दफ़ा वो किया, एक्सपीरियंस करवाया, उसको पता चला, तो इसके नाम से इस चीज़ को किया जाता है कि निकोल्स्की साइन ना। समझ में आया? तो आप और इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप दबाओगे, या जहाँ पर छाला बना हुआ है या जहाँ पर ब्लिस्टर बना हुआ भी है, ठीक है, ब्लिस्टर बना हुआ है, आपने हल्का सा उस ब्लिस्टर को थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ थंब से उसको आप प्रेस करोगे ना, तो वो एक और नई जगह के ऊपर ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया सबको कि निकोल्स साइन क्या है? ये देखो, ये स्किन का एरिया। नो यस निहाल, ये नो यस क्या होता है? ये देख रहे हो आप? ये एक स्किन का डिन्यूडेड एरिया है, इस पर कितना बड़ा सा आपको एक डिन्यूडेड एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पर अच्छा खासा आपको कितना बड़ा ब्लिस्टर फॉर्म हुआ होगा, ठीक है ना। और टेंड्स टू रप्चर, और उसके देखो नीचे ये मामला नज़र आ रहे हैं। अब पेम्फिकस से रिलेटेड कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हैं। अब हम सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, तो वहाँ पर कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं ना। और ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बेशक इसकी इटियोलॉजी ऑटोइम्यून है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मगर ऐसी क्या चीज़ थी जो जिसने ये एकदम से ये रिएक्शन करवाया। तो हम वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करें। कुछ ड्रग्स हैं ऐसी जो ये करवा सकती हैं, तो कुछ डाइट है ऐसी जो ये करवा सकती है, या लोग होते हैं दे आर सेंसिटिव टू, मगर उनको पता नहीं होता, और वो अगर जैसे कुछ लोग सिनेमन से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग पोलन से होते हैं, कुछ लोग सी फूड से होते हैं, और वो खाते जा रहे हैं, तो इवेंचुअली उनकी बॉडी जो है ना फिर उसको उसके अगेंस्ट स्टार्ट कर देती है। स्ट्रेस है, सर्जरीज है, प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है, वायरसेस हैं स्पेशली जो आपके तो इसमें बार बार उसको पेशेंट को चारा उसको नहीं समझ में आ रहा, और स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो लोग कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको उनके साथ ये चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें निकालना, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को भी ना डिग आउट करवाना ज़रूरी होता है। कैन एवरीवन हियर मी? अच्छा जी। अब फिर हम आ जाते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि यूजली डिफरेंशियल पेम्फिकस के डिफरेंशियल्स में आ सकती हैं। तो एक तो ये है कि म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिका, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज इट रिजेंबल्स। तो डिफरेंशियल हमेशा एक ऐसी चीज़ होती हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं ना कॉमनली। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिका या डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अल्सरेशंस की, तो रिकरेंट एक्सेस स्टोमेटाइटिस, जो आपको शायद डॉक्टर मरियम ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। अगर आप मुंह में इस तरह का कोई देख रहे हो इनिशियली, और अल्सर देख रहे हो, और जो कि सिर्फ आइसोलेटेड सा है, सिंगल है, सॉलिटरी है, ठीक है ना, तो रिकरेंट एक्सेस अल्सरेशन भी आपके दिमाग में आ सकता है। और वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हमने वायरल इन्फेक्शन पढ़े, हमने उसमें पढ़ा है ना, वेसाइकल्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई प्राइमरी हेपेटाइटिस जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस भी होता है, उसमें भी हमें एरोसिव लीजन्स नज़र आ रहे होते हैं जिंजिवा के ऊपर। तो देख रहे हो कितनी सारी रिजेंबलेंस है चीज़ों के साथ। तो वेसाइकल्स और ये जो रप्चर्ड वेसाइकल्स हैं, ये बोला है ना, इनकी रिजेंबलेंस हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलती है, और हमें पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के साथ मिल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि
थर्ड ईयर के अंदर जो आपकी क्लिनिकल एक्यूमेन है ना, उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो होता है डायग्नोसिस क्राइटेरिया। डायग्नोसिस जो है ना, वो अल्टीमेट टूल है किसी भी डिजीज़ को एक्सप्लोर करने में, मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस टूल को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जब क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, तो कभी कभार हमारी डायग्नोसिस सही नहीं होती, और इसी वजह से हमें इस्तेफादा नहीं हो रहा होता मेडिकेशंस की ना। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की ना 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ आप उसको इतने अच्छे से आपने उसको देखा है कि आपको पता चल जाए कि हाँ, और उसमें वो सारी फीचर्स जो आपने पढ़े हैं वो आप नज़र आ रहे हो ना। तो हमने बताया कि जब हम बात करते हैं फीचर्स की ना, तो क्लिनिकली तो आपको वेजाइकल्स नज़र आ रहे होंगे, रप्चर्ड बुला नज़र आ रहे होंगे, मगर यहाँ आपको अल्सरेशंस बड़ी बड़ी सी नज़र आ रही होंगी। मगर एक चीज़ जो कि क्लिनिकली आपको हेल्प करेगी, मैंने आपको बताया कि निकोलस की साइन, और निकोलस की साइन है, ठीक है। और ये भी सिर्फ स्किन के ऊपर हो सकता है, ओरल मिकोजा पे बहुत नहीं बनता ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब कैसे करना है भाई, ठीक है, आपने कर लिया, अभी भी आप थोड़ा सा आपको डाउट है कि भाई ये चीज़ वो नहीं है। फिर हम आ जाते हैं, जब हमने शुरू शुरू में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, बायोप्सी। क्या करेंगे, फिर हम बायोप्सी करते हैं ना। लेबोरेटरी के अंदर बायोप्सी क्या होगा, आपको हिस्टोपैथोलॉजी पता चलेगी, ठीक है ना। और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या नज़र आ रहा होगा आपको, आप उस जगह से जब वो चीज़ उठाओगे, वो छोटा सा लोगे और उसको हिस्टोपैथोलॉजी उसकी करवाओगे, तो आपको पता चलेगा भाई वहाँ पर तो एकेंथोलाइसिस है सैडम स्पाइनोजम में, और इंट्राएपिथेलियल क्लेफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, उतने हिस्से के अंदर। तो ये बड़े क्लासिकल फीचर्स आपको नज़र आएंगे ना। तीसरी जो चीज़ आपको नज़र आएगी ना, वो नज़र आती है ज़ैंक स्मीयर्स। ज़ैंक स्मीयर्स क्या होते हैं, जब ये मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हैं जो यूजली आपको पैम्फिकस वगैरह में या वायरल जितने भी इन्फेक्शंस होंगे उसके अंदर नज़र आएंगे। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को मतलब डायग्नोज करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक पॉजिटिव निकोलस की साइन बताया जा रहा है कि किस तरीके से जैसे उन्होंने वेजाइकल को प्रेस कर रहे हैं, तो ऑन द लेफ्ट साइड वो आहिस्ता आहिस्ता जगह बनती जा रही है, वो वेजाइकल गेन कर देता है एपिथेलियम के दूसरे एंड के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जैसे दबाते जाओगे ना, वो आगे बढ़ता जाएगा, वो छाला आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है ना, वो लॉस्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये है इसकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, जिसमें आप मतलब अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि सबको समझ में आ रहा है ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में क्या नज़र आ रहा है। कोई बताना चाहेगा मुझे, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड को, ये क्या चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है और उसमें हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ बेटा, कोई एनीवन? शाबाश। कोई बताना चाहेगा इस हिस्टोलॉजिकल स्लाइड को एक्सप्लेन करना चाहेगा? किसी को याद है कि हमने हिस्टोलॉजी में भी दिखाई भी थी आपको, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताइए। ये एक प्रॉपर हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। अच्छा जी, निहाल ने बताया डिस्ट्रप्शन ऑफ लेयर, मगर और इसको ज़रा फाइन करो अपने लफ्ज़ को। डिस्ट्रप्शन ऑफ व्हाट, लेयर होगा, क्या होगा ये निहाल? भाई पहले तो ये बताओगे ना, ये क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें एपिथेलियल टिश्यू में, आप डिफरेंस कर पा रहे हो इसके अंदर? आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे चले जाओ, तो आप देखोगे कि एक प्रॉपर एक एपिथेलियम है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। जो पर्पल सी पूरी लेयर चल रही है ना, पर्पल सी पूरी सेल 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 नज़र आ रही है, क्या है? ये पूरी एपिथेलियम है।
और इसके नीचे जो पिंक लेयर चल रही है वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप जैसे ही थोड़ा सा मिडिल में आते हो तो आप देखते हो कि एक बीच में क्लेफ्ट बना हुआ है भाई, एक सफेद सा एरिया चल रहा है, ये कैसे आ गया, ये कैसे आया होगा? हमने क्या वो वर्ड इस्तेमाल किया था, ये क्या यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये बताया, ये जो क्लेफ्ट बन रहा है ये किस प्रोसेस के वजह से बन रहा है? क्या वो वर्ड था जो मैंने अभी बताया? हाँ, ये कहलाता है एकैंथोलाइसिस हो रहा है, एपिथेलियल क्लेफ्ट है। ठीक है ना, ये बेटा ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, टर्मिनोलॉजीज ना ये आपसे पूछी जाएंगी। ये हर देखो हर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर ईयर के अंदर ना बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, और वो उससे फ़ायदा ये होता है कि उन चीज़ों के ऊपर ग्रिप कर लो ना, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो आपकी औसकी होती है, बहुत आराम से निकल जाती है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग्स भी अच्छी हो जाती है चीज़ को लेकर। तो ये एक एंथोलाइसिस नज़र आ रही है, जो पूरा वाइट सा पैच हो रहा है ना, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एपिथेलियम सेपरेट हो रही है बेजल लेयर ऑफ दी एपिथेलियम से, तो ये वो लेयर है, यहाँ कैंथोलाइसिस हो रहा है। ये देखो, ये कैंथोलाइसिस समझ में आया सबको? अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, क्योंकि हम वेसिकुलर बुलस डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ पढ़ के आना है, बल्कि ये असाइनमेंट है आप लोगों का ना। आप लोगों ने डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट के बारे में पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं किसी को भी बोलूँगा और उसको जो हमारा लेक्चर होगा ना, तो मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया, मैं रैंडमली किसी को भी बोलूँगा और मैं उसको बोलूँगा अपना अनम्यूट करके मुझे बताना होगा डिफरेंसेस। ये आपने शुरू में पढ़ा होगा, जब डॉक्टर मरियम ने आपको या मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया था, तो वहाँ पर हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस जिनके नाम जिक्र किया होगा, और हो सकता है डॉक्टर मरियम ने इसको आपको एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि वेसिकुलर बुलस डिसऑर्डर्स के अंदर यही एक इन्वेस्टिगेशन है जो सबसे ज़्यादा करवाई जाती है ना, यही एक इन्वेस्टिगेशन है जिसके ऊपर स्पेशली ये रिलेटेड टू वेसिकुलर बुलस डिसऑर्डर्स है, तो ये ज़रूर करके आना, याद रहेगा सबको, मैंने बता दिया है। आप लोग को सीआर कौन है भाई? सीआर हु इज सीआर? चलो, हम सीआर का पूछ रहा हूँ, सीआर गायब ही है ना। सीआर कौन है भाई? उमर एंड सारा, तो दोनों प्रेजेंट है आज, उमर एंड सारा, तो उमर एंड सारा खुद क्यों नहीं बोल रहे? ख्याल से सो गए होंगे ऑन करके ना, ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना, ये इसके अंदर ये बड़ी अच्छा, नींद बहुत अच्छी आती है ना, बहुत ज़बरदस्त नींद आती है, बेहतरीन। उमर एंड सारा है ही, वो दो मतलब दोनों ही नहीं है भाई, शाबाश है। जी निहार, इनिशियल वेजाइकल बनेगा ना, चाहे वो फॉरेशियस हो चाहे वो इसी तरीके की, बस आपको एपिथेलियम की कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही है बताना मुश्किल है, मगर अगर एपिथेलियम के अंदर हो रही है तो ये यही हो। भाई जो भी इनके दोस्त यार हैं उमर एंड सारा को, उनको बता दीजिएगा, मैंने काफ़ी दफ़े नाम रिपीट किए थे, मिले नहीं, ठीक है ना? मज़ा आने वाला है इसके बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिपोर्ट जब क्लास का सीआर जो हैं, जो कि उमर और सारा हैं, दे बोथ आर एब्सेंट, काइंडली टेल देम कि वो इस चीज़ को मुझे ना आके बताएं क्या वजह थी कि वो दोनों ये नहीं है। निहाल बेटा, इन तक पहुँचा देना मैसेज। तो भाई अब उमर ऑनलाइन है मेरे बच्चे, तो उमर बोल क्यों नहीं रहा है? उमर के मुंह में क्या है, छाला निकला है?
नहीं, एरिथीमा मल्टीफॉर्म का एक डिफरेंट होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा निहाल आगे चल के, बनेगा इसी तरीके से मगर इसकी हिस्टोलॉजिकल थोड़ी सी डिफरेंस होगी। बहरहाल ये कोई बताएगा ये क्या स्लाइड है? ये कोई बताएगा ये क्या स्लाइड है भाई? ये क्या स्लाइड है? बिल्कुल मानो, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्लाइड है, ठीक है ना। ये एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ना, ये स्लाइड कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, इसकी जब मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंट को भी पढ़ना समझ में आ जाएगा कि ऐसी क्या चीज़ है इस खास के अंदर जो हमें ये डिटेक्ट हेल्प करती है डिटेक्ट करने में वेसिकुलर ब्लोजिस, ठीक है। तो ये देखो इंट्राएपिथेलियल क्लेफ्ट किस तरीके से हम ये ब्लैक कलर की जो लेयर है बीच में नज़र आ रही है और कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम से सेपरेट करते हुए, तो समझ में आ रहा है ये? अब आ जाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो यार मैनेजमेंट जो है ना बड़ी हर हमारे प्रोफेशन के अंदर मैनेजमेंट ही है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसमें आपके मुंह में अगर जख्म बनते जा रहे हैं तो आप उनको काट के निकालते जाओगे ना। उनको तो आपको कुछ मेडिकली आपने उनको कुछ इस तरह की चीज़ देनी होगी जिसको उसको डिस्कम्फर्ट कम हो और उसको रेफ़र करना होगा अगर उसके स्किन के ऊपर कोई मामला है, ठीक है। तो द एम या द गोल है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का, वो क्या होता है? एक तो हमने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करना है और हमने ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को भी कम करना है। यानी हमें अपनी इम्यूनिटी को जो है ना किसी तरीके से सप्रेस करना है। हमारी इम्यूनिटी जो इतनी एग्जैजरेट हुई है, जो हमारे अपने सेल्स के अगेंस्ट हुई है, उनको हमने काउंसिल करना है, नहीं भाई आप अपने लोगों को नहीं मारो, ठीक है ना। तो ये दो गोल हैं मैनेजमेंट के ना, और इसी हवाले से हमें मेडिकेशंस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो मेडिकेशंस में लीनियर आईजीए डिजीज, जूबिया, जूबिया बेटा लीनियर आईजी डिजीज़ भी एक डिजीज़ है मगर इट्स नॉट, उसमें भी कराया जाता है मगर ये वो नहीं था। ये तो मैंने पूछा है कि क्या स्लाइड है ताकि कॉन्सेप्ट देखूं कि आप लोग को पता है नहीं पता। मगर जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक पढ़ोगे ना जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो ये असाइनमेंट है, नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा मैं इसके बारे में पूछूंगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि असल में ये है क्या चीज़ है। मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस में भाई हम जब भी अपने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दें, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमारे पास जो सबसे कॉमन ड्रग है जो किस तरह के एग्जैजरेटेड डिजीजेस के अंदर इस्तेमाल करती है ना, वो है प्रेडनिसोन। वो क्या है? प्रेडनिसोन, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप एट द लेवल ऑफ थर्ड ईयर, एक तो आपको जो भी आपको ड्रग्स पढ़ रहे हो उसका ग्रुप पता होना चाहिए कि भाई ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये एंटीवायरल है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटी फंगल है, ठीक है। ये सारी ड्रग्स, इनके मेन ग्रुप्स पता होने चाहिए, फिर इनके नाम पता होने चाहिए। और भाई सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर आप उनकी डोजेज भी पता हो, ठीक है ना। तो डोजेज को अभी से याद करना स्टार्ट करो क्योंकि बाय द टाइम यू विल रीच फाइनल ईयर तो आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करनी होंगी, आपको मेडिकेशन डोजेज बाद याद करनी होंगी, आपको उनके जेनरिक नेम, आपको उनके प्रोडक्ट नेम याद करने होंगे। और आपको अपने आपसे होता होगा ना, आपके पास लोग आते होंगे डॉक्टर साहब दवाई बता दें क्या खानी, तो आप उनको कैसे गाइड करोगे भाई ये दवाई इतने मिलीग्राम की है, ये दवाई को इतना नहीं खाना है या इतना खाना है, या ये अगर ज़्यादा अगर आपको मसला करे तो उसके साथ ये लेना है, ये सारी चीज़ें ना। और कितनी कितनी खानी है, क्या आपने बोल दिया भाई पेन किलर ले लो तो अब वो पता चले हर 3 घंटे बाद पेन किलर ले रहा है, नहीं। हर चीज़ को खाने का एक तरीका है, तो वो डोजेज है। तो इसी तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो डोजेज है ना वो ऐसी है कि जैसे 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो एक नॉर्मल एक एवरेज इंसान अगर 75 किलो का है, 80 किलो का होता है, तो वो दिन में कितनी ले सकता है प्रेडनिसोन, कितने मिलीग्राम लेगा? हाँ भाई, शाबाश बताओ, कितनी लेगा भाई? यार 5 मिलीग्राम कैसे बेटा? देखो 5 मिलीग्राम पर केजी है ना, 5 मिलीग्राम पर केजी, यानी
मतलब 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी है, तो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी का मतलब वो अब केजी हो गई 76। उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने ग्राम है, अगर 1 मिलीग्राम से 75 को करो तो 75। तो एक एक एवरेज वेट का जो बंदा है वो एटलीस्ट 75 मिलीग्राम पर डे ले सकता है व्हेन इट कम्स टू पेम्फिगस वल्गैरिस, जो कि ज़्यादा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज इतनी बहुत ज़्यादा होती है, 76 मिलीग्राम अच्छी खासी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग है ना वो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। चूँकि हमने ऑटोइम्यूनिटी बॉडीज़ को भी तो जो बन रही हैं उनको भी तो हमने सप्रेस करना है, हमने अपनी इम्यूनिटी को भी तो सप्रेस करना है। उसके लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं ड्रग। ठीक है ना, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स के अंदर एज़िथियोप्राइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, काफ़ी आज के लिए इतना। तो सबको समझ में आ गया आज हमने क्या क्या करा है। आज हमने पेम्फिगस वल्गैरिस, हमने वेजिकल ब्लस डिजीज स्टार्ट किया था, हमने बताया ये है क्या। ठीक है, और हमने एक क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो डेरियर्स पढ़ेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम लाइन से लाइन मतलब एनालाइज करते जाएंगे ताकि आपको समझने में अंदर आसानी रहे ना। अभी तक हम इंट्रा एपिथेलियल वेजिकुलर बुलस डिजीज पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने पेम्फिगस पढ़ लिया। ठीक है, जिसके अंदर हमने पेम्फिगस पढ़ लिया है। तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है काइंडली उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है ना, उसको ज़रूर याद करिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा मेरा लेक्चर है तो मैं ज़रूर पूछूंगा। ठीक है ना, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट। नहीं बेटा, हाँ तभी वो नॉन इकेंथोलाइटिक में आता है, उसमें इकेंथोलाइट उसमें इकेंथोसिस नहीं हो रहा होता ना, तब नॉन इकेंथोलाइटिक कहलाता है। याद रखो, वायरल इन्फेक्शंस के अंदर इकेंथोलाइसिस का प्रोसेस प्रोसेस नहीं हो रहा होता। हाँ बेटा शाहरुख, बनेगा वेजाइकल्स। ठीक है ना, उसमें भी वेजाइकल्स हमने पढ़े हैं ना, वेजाइकल्स बनते हैं, छोटे छोटे से वेजाइकल बन रहे होते हैं। ठीक है ना, और जो यूजली उसमें बुला नहीं बनते, ये याद रखिएगा आप। जो वायरल इन्फेक्शन है ना उसमें वेजाइकल्स का जो बहुत ही पिन हेड साइज जो भी होते हैं ना, वो सुपरफिशियल लेयर जो होती है ना, सुपरफिशियल लेयर्स उसके अंदर हो रहा होता है। तो उसमें कैंथोलाइसिस नहीं हो रहा होता। कैंथोलाइसिस यूजली आप स्पाइनोजम की लेयर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो स्ट्रैटम स्पाइनोजम जब भी इन्वॉल्व होगी तो वहाँ पर एक कैंथोलाइसिस हो रहा होगा। उससे ऊपर की जो लेयर्स हैं, ग्रैनुलोम हो गई, कॉर्नियम हो गई, वहाँ पर अगर यूजली बनेगा तो उसको एक कैंथोलाइसिस नहीं बोलते। ठीक है ना, तभी उसको नॉन इकेंथोलाइटिक लीजन बोला, वायरल इन्फेक्शन को नॉन इकेंथोलाइटिक लीजन बोला जाता है क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल लेयर एपिथेलियम की इन्वॉल्व होती है। बस बेटा, स्टेरॉइड्स आपको पता है ना क्या करती हैं। स्टेरॉइड्स, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड्स क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करवा देता है ना। आपकी बॉडी खुद कॉर्टिसोल बना रही होती है, आप जैसी करोगे तो कॉर्टिसोल, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लीड टू अ लॉट चीज़ है ना। तो अगर ज़्यादा आप ले लिए तो इनिशियली तो कुछ नहीं होगा, सप्रेशन ही होती है। हम कभी कभार अपनी डोज को बढ़ाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर एक रिकमेंडेड डोज होती है। वो रिकमेंडेड डोज जो है वो इतनी है, 1 to 2 मिलीग्राम पर डे है, पर केजी पर डे। ठीक है ना, हाँ आप एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है तो हम आगे भी ज़्यादा ही दे सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या क्या हो सकता है भाई। शाहरुख, आप लोग तो फार्माकोलॉजी मेरे से पहले पढ़ के आएंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं।
होगा ना भाई, ये तो सारी ये सारी भी उसी एक उसमें से हैं, मगर इसके अलावा भी तो चीज़ें होती हैं ना, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, ये लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी ये बहुत वो है, मतलब बहुत ऐसी डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो आप पहले पहले बताते हो। और कोई बताएगा क्या होगा भाई, इसकी कोई हेल्प करेगा, क्या हो सकता है? ये चीज़ देखो, कॉर्टिसोल लेवल्स जैसे बढ़ेंगे क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या चीज़ होगी, हाई ब्लड शुगर, और उसकी वजह से क्या होगा फिर? और क्या होता है? कॉर्टिसोल और क्या करवाएगा भाई? वेट गेन करवाएगा नहीं करवाएगा, ओबेसिटी, ये देखो 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 कैसी चीज़ें निकल निकल आ रही है, तो देखो रे भाई, शाहरुख समझ में आए क्या चीज़ें होंगी, बाकी चीज़ें भी होनी है मगर ये चीज़ें भी होंगी, ये चीज़ें ज़्यादा, ये इनका सिस्टमिक इफेक्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इफेक्ट आपकी हर चीज़ पे आ रहा होता है, ठीक है। और निहाल ने क्या पूछा था सवाल, निहाल ने क्या पूछा था? सर लाइसिस तो ब्रेक डाउन है ना, तो वायरल में ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन एकेंथोसिस मोस्ट कॉमन सेल तो होगी ना। नहीं बेटा नहीं, मुझे ख्याल से देखो दो चीज़ों को मिक्स नहीं करो, एकेंथोसिस का मतलब है, एकेंथोसिस और लाइसिस फ़र्क है ना, एकेंथोसिस का मतलब है कि एक स्क्वामस सेल लेयर है ना, वो उसकी जो स्पाइनोजम लेयर है वो बढ़ रही है, तो उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जब वो इंक्रीज होते हैं ना तो जो एपिथेलियम की जो थिकनेस है ना वो बढ़ती जाती है, दिस कॉल्ड इज एकेंथोसिस। और एकेंथोलाइसिस का मतलब ये है कि जो नॉर्मल एपिथेलियम ही है उसके अंदर जो स्पाइनोजम लेयर थी वो ब्रेक डाउन हो रही है, जिसकी वजह से एकेंथोलाइसिस कहलाएगा, याद। समझ में आया? वायरल में ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल होता है, मगर वायरल में स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं, मैंने बताया टॉप लेयर के ऊपर, इसमें स्पाइनल लेयर में नहीं बन रहे होते, तभी वेसिकल्स जो होते हैं ना जब वायरल के अंदर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो यूजुअली दे टेंड, अगर आप दे अपीयर्स एंड देन दे टेंड टू बिकम नॉर्मल, जो यहाँ पर जो वेसिकुलर बुलेट में जो वेसिकल्स बन रहे हैं ना बेटा, ये बड़े ही एग्रेसिव किस्म के होते हैं, जब यहाँ पर बनते हैं ना तो ये पीछे से निशान छोड़ते हैं, ठीक है। तभी हम वेसिकुलर बुलेट्स के अंदर वायरल को लेते हैं ना तो नॉन इकेंथोलाइटिक लीजन्स में लेते हैं, और जब हम पैम्फिकल ले रहे हैं तो इकेंथोलाइटिक लीजन्स में ले रहे हैं। तभी मैंने बताया ना वो जैंग सेल्स थे ना, वो अपेयर हो रहे थे ना, वो पैम्फिकस में भी होते हैं, वायरल के अंदर भी होते हैं, मगर इतना इतना ज़्यादा नहीं होता। ये जो एकेंथोलाइसिस का प्रोसीजर है ना, ये बड़ा डिफ्यूज सा प्रोसीजर, बड़ा मतलब आपने देखा था ना इंट्राएपिथेलियल क्लेफ्ट कैसे बनता जा रहा है, जब वायरल डिजीज होंगी ना तो उसमें इस तरीके से बड़े बड़े बुला नहीं बनेंगे, उसमें लंबे लंबे इंट्राएपिथेलियल क्लेफ्ट नहीं बनेंगे, छोटी छोटी जगह की बस डिस्ट्रप्शन आएगी जहाँ पर वायरल जो एंटीजन होगा ना वो जिन सेल्स को इफेक्ट करेगा बस उसी जगह के ऊपर। आई होप जो मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ गया होगा निहाल। चलो, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है जी। जो अटेंडेंस उनकी लगेगी जो शुरू के जब मैंने 15 मिनट दिए थे उसमें आ गए थे ना, क्योंकि मेरे पास जो यूजली आ रहे हैं वो आ रहे हैं 44 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और बाकी अब आप लोगों को 55, तो बाकी भाई इतनी देर से क्यों आए? हुँ?
माजरत जी, निहल, निहल, ठीक है जी। What about the participants who joined later? Kindly, can you tell me your names? भाई जो नाम बता देगा ठीक है। मुझे ख्याल से सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं भाई। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बेटा रोल नंबर बताओ, रोल नंबर, रोल नंबर क्या है? बेटा आई डोंट नो, मैंने आप लोग को 15 मिनट दिए थे शुरू के ना अटेंडेंस लगवाने के लिए, वही टाइम है अटेंडेंस के पास। उसके बाद जो भी आ जाए लेक्चर ले सकता है, मैं लेक्चर को कभी मना नहीं करता। अटेंडेंस नहीं लगेगी फिर, याद रखना। अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप लोग एटलीस्ट लेक्चर के अंदर प्रेजेंट हो ना, 15 मिनट्स के अंदर अंदर लॉग इन हो। बस बाकी सबकी लग गई मेरे ख्याल से। बड़े ऊँचू में आपकी लगी हुई है, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे किसी को कोई सवाल करना है अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जैसे निहाल ने किया था और शाहरुख ने किया था, किसी को कोई सवाल? आपके नामों के आगे ना रोल नंबर होने चाहिए, ये काइंडली देख लें आप। आपके आपके जो भी जूम के जो नाम है उसके अंदर अपने कम से कम अपने नामों के आगे रोल नंबर लिखो। बेटा रोल नंबर, हेरा रोल नंबर चाहिए मुझे। और मैंने सवाल किया है कि किसी को कोई सवाल पूछना है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक? चलो, सो देन आई एम साइनिंग ऑफ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे होते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।